नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आप सभी दर्शकों का अपने चैनल हेल्थ स्टार इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैनल एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर चिकित्सकीय जानकारी प्रसारित करता है जो कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कार्यरत है। हमारा उद्देश्य विभिन्न गंभीर बीमारियों के संबंध में सीधे डॉक्टर्स के साथ जुड़कर बचाव एवं सावधानियों की विस्तृत एवं संक्षिप्त जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय विशेषज्ञ चिकित्सक के अभाव में बहुत से बीमार लोग इलाज से जुड़े मतभेदों से घिरे रहते हैं, जिनका हमारे चैनल द्वारा समाधान एवं सुझाव घर बैठे आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हेल्थ स्टार चैनल उन सभी गरीब तबके के गंभीर बीमार लोगों को न्यूनतम खर्च या निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं की सुविधा भी प्रदान करता है एवं विभिन्न असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों की उपयुक्त चिकित्सक तक पहुंचाने में मदद करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम जाने माने चिकित्सक श्रीमान डॉक्टर रामलाल जी ओड़ा, हृदय रोग विशेषज्ञ, धायल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर रिंगस का स्वागत करता हूं। इनसे हम गंभीर होती जा रही हृदय रोग से जुड़ी सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने संक्षिप्त परिचय से अवगत करवाएं। नमस्कार जी सभी को। मैं एक सीकर के पास एक गांव है कुर्ली, वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रामलाल ओड़ा है। हमेशा से ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ। MBS, MD, DM, एम्स ऋषिकेश से किया है और एम्स के अंदर लगभग 7 साल का मेरे को कार्डियोलॉजी का एक्सपीरियंस है। और हमने यहाँ पे धायल हॉस्पिटल में पिछले 1.5 साल से हम काम कर रहे हैं, जहाँ 1000 से ज़्यादा हार्ट की गई जटिल सर्जरी भी की है, जिनमें जटिल सर्जरी भी शामिल है। तो इसी विषय पे विक्रम जी ने कहा कि अपने गांव के साधारण लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको एक ऐसा वीडियो बनाएं, ऐसी एक वीडियो की श्रृंखला शुरू करें जिससे हम लोगों को बता सकें कि हार्ट की बीमारियों से कैसे बचें और हार्ट की बीमारियां हो भी गई हों तो उसके बाद क्या क्या वो दिनचर्या में चेंजेस करें, कौन कौन सी दवाएं वो रेगुलर लें। इस सब विषयों पे हम आज का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को हार्ट से जुड़ी बीमारियां कितने तरह की होती हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में विस्तार से बताएं। हार्ट की भी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे बच्चों में बीमारी होगी वो अलग होगी, बड़े में होगी वो अलग होगी। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा भयंकर रूप से जो हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक वो भी कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। जो हार्ट अटैक पहले 60 साल की उम्र के बाद होता था वो आजकल 30-30 साल के नौजवानों में हार्ट अटैक हो रहा है। तो एक हार्ट अटैक एक बहुत ही सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाने वाली और सबसे ज़्यादा समाज पे आर्थिक बर्डन डालने वाली बीमारी है। दूसरी बीमारियां भी जैसे बच्चों में होती हैं, तो बच्चों में जनरली कोई दिल का छेद होना है, कोई एक्स्ट्रा वेसल होना है या कोई वाल का लीकेज होना है, वाल का सिकुड़ जाना है, वो अलग तरह की बीमारियां होती हैं। जनरली जानलेवा नहीं होती हैं, लेकिन उचित समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए उनको तो उनका जीवन नॉर्मल हो जाता है। हार्ट अटैक क्यों आते हैं, किन लोगों में आने का खतरा ज़्यादा बना हुआ होता है डॉक्टर साहब? जनरली हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर बोलते हैं। रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई लोग जो क्रोनिक स्मोकर बोलते हैं, जो बीड़ी है, चिलम है, तंबाकू, किसी भी तरह की तंबाकू लेते हैं, उन लोगों में रिस्क ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री की जिनके परिवार में पहले से हार्ट अटैक आया हुआ है, कि माताजी को हार्ट अटैक हुआ है, पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी भाई को हुआ है, वो भी कम उम्र में हुआ है, तो वो भी एक अपने आप में एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है। तो जनरली क्या होता है कि हार्ट अटैक 60 साल की उम्र के बाद की बीमारी मानी जाती है। लेकिन अगर वो कम एज में आ जाए तो उसको बोलते हैं यंग MI। तो उस केस में क्या होता है कि या तो बंदा डायबिटिक होता है, हाइपरटेंसी होता है, या उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं। तो हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस लेना चाहिए और हार्ट अटैक की ना हो या हार्ट अटैक रिस्क असेसमेंट के लिए जो जांचें होती हैं वो टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए। अपने दर्शक श्रीमान सीताराम जी पूछ रहे हैं कि आप हमारे गांव चड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर हैं, जहां आसपास में जब भी किसी व्यक्ति को छाती में अचानक तेज दर्द होता है
तो उस व्यक्ति को लोग लेकर मेरे पास आते हैं या मुझे अपने घर तक बुलाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे मरीज को क्या प्राथमिक उपचार दिया जाए जिससे वो आप तक सुरक्षित पहुंच सके? देखो, हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है। वो उसी तरह होता है जैसे अपने ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, अब आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है फिर भी एक्सीडेंट हो गया, तो सेम वो हार्ट अटैक वहाँ पे, जैसे इन भाई साहब ने पूछा कि चढ़ा यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है, वहाँ पे अटैक हो गया, तो सबसे ज़रूरी है एक डिस्प्रिन की गोली आती है, एस्प्रिन जो होती है, वो हर कहीं मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। वो एक गोली उनको तुरंत चबा के दे के पानी पिला दिया जाए। दूसरी बात, उस पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है तो उसको दर्द के लिए ट्रेमेडोल वगैरह टेबलेट है तो वो दी जाए, नहीं तो उसको बोले कि रेस्ट करे, रिलैक्स करे। उसको बिना चलाना फिराना बिल्कुल भी नहीं है, और उसको रिलैक्स करने की कोशिश करना है, रिलैक्स करके, और उनको एज सुन एज जल्दी से जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचाना है, जहां उनकी अपन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, किसी मरीज को छल्ला डालने या ऑपरेशन के बाद कितने टाइम तक दवा खानी पड़ती है, और अगर दवाई बंद करते हैं तो इसका कोई नुकसान हो सकता है डॉक्टर साहब? देखो, छल्ला डालने की बात नहीं है। अगर किसी को एक बार हार्ट अटैक हो गया है, जिसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, तो जनरल भाषा में कि किसी को एक बार हार्ट की दिक्कत हो गई है, हार्ट अटैक हो गया है, तो उसको लगभग लाइफ टाइम के लिए ही कुछ मेडिसिन होती हैं वो चलती हैं। जैसे अटैक हुआ है तो उसको शुरुआती पीरियड है 1 साल है, उसमें कुछ मेडिसिन की संख्या 2-3 ज़्यादा होती है, और उसके बाद लाइफ टाइम 1 या 2 टेबलेट होती है। छल्ला डालने के बाद, जिसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग करना बोलते हैं, उसके बाद ये और भी मस्ट हो जाती है, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है, छल्ला एक फॉरेन बॉडी है। अगर आपने वो जो खून पतला करने की दवाई बोलते हैं, एस्प्रिन, क्लोप्डोग्राल, टिकाग्रोल, डिफरेंट नाम होते हैं, अगर वो टाइम से नहीं लिया तो वो छल्ला बंद होने की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। और छल्ला बंद होना अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी जानलेवा कंडीशन है। हो सकता है उस अटैक के टाइम वो बच गया हो, लेकिन अगली बार अगर छल्ला बंद इस तरह से होता है तो वो बचता नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दवाई हैं वो टाइम टू टाइम जैसे डॉक्टर बताता है वो चालू रखनी है, और बीड़ी बिल्कुल बंद रखनी है। अपने जो गांव के लोग हैं वो ये गलती अक्सर कर देते हैं कि वो बीड़ी तो वापस 6 महीने बाद शुरू कर देते हैं, और दवाई कहते हैं कि नहीं मैं तो ठीक हो गया, बंद कर देते हैं। तो दवाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है, आगे जाके डॉक्टर अपने आप ही कम कर देता है। जैसे 1 साल हुआ तो साल भर के बाद मैं 1 या 2 टेबलेट पे ही रखता हूँ। अगर उसको कोई शुगर है, बीपी है, तो वो अलग बात है कि उसको 1 आध मेडिसिन और चलती है, अदरवाइज 1 या 2 टेबलेट चलती है, वो उनको लाइफ टाइम लेते रहना होता है। ऑपरेशन के बाद कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए एवं मरीज की दिनचर्या एवं खान-पान से संबंधित जानकारी से अवगत करवाएं डॉक्टर साहब? ऑपरेशन के बाद जनरली ये होता है कि देखो, ऑपरेशन डिफरेंट कंडीशन में होता है। अगर एक है कि मेजर अटैक आके ऑपरेशन हुआ है और हार्ट का फंक्शन भी वीक हो गया है, एक है कि सिंपल जैसे क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, जस्ट आर्टरी ब्लॉक थी लेकिन हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है, तो दोनों कंडीशन में अगर हार्ट वीक है, उस कंडीशन में ये रहता है कि उसको थोड़ा टाइम थोड़ा रेस्ट ही करना चाहिए। कोई अपना रूटीन का जो काम है वो जल्दी शुरू नहीं करना चाहिए। शुरुआत थोड़ा सा वॉकिंग से शुरू करनी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर स्टेंट लग गया है तो शुरुआत का जो 1 महीना है उसमें वो ड्राइविंग करने से या हैवी काम करने से बचना चाहिए। जैसे 1 महीना हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे अपना काम शुरू कर सकते हैं। खाने पीने का भी सेम ऐसे ही है, शुरू में से लेके एंड तक खाने में। अभी का मोटो ये हो गया है कि पहले क्या होता था कि खाने को कम मिलता था, अब क्या है कि खाने को तो बहुत अनाज पैदा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो खाना थोड़ा कम करना है। हमेशा मैं कहता हूँ कि जो हार्ट स्टेंट वाला है, हार्ट का जब फंक्शन कम है तो भैया 2 रोटी की भूख है तो 1.5 रोटी ही खानी है, तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। दूसरा, घी है, तेल है, चिकनाई है, उसको जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड करना है जी। और इसके अंदर भी जैसे जो अपना रिफाइंड ऑयल है, सरसों का तेल है, ये यूज़ कर सकते हैं। घी को कोशिश करनी है घी ना के बराबर लें। और बाकी क्या होता है कि डाइट जो होती है वो उनका आपका बॉडी फिजिकल कैसा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, इन सब लेवल को लेके बीपी डाइटिशियन एक डाइट डिसाइड करता है। इसमें प्रॉपर मरीज को नींद कितने टाइम जरूरी है? देखो, कम से कम 6 से 8 घंटे नींद लेना किसी भी पर्सन के लिए, एक हेल्थी लाइफ के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी पिछले कुछ समय से वैश्विक महामारी कोरोना के बाद में हार्ट अटैक के मरीजों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो क्या इसके पीछे कोरोना वैक्सीन की कोई भूमिका है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोरोना वैक्सीन की नहीं, इसमें कोरोना वायरस की जो भूमिका थी वो ज़्यादा थी।
कोरोना बीमारी में जैसे आप लोगों ने इस भी सुना होगा कि हार्ट अटैक ही ज़्यादा नहीं बढ़े, बल्कि दिमाग के जो अटैक थे वो भी, पैरालिसिस के अटैक भी बढ़ गए। और उसमें हुआ ही ऐसा कि खून, ऐसे जनरल सिंपल भाषा में कहूँ तो खून गाढ़ा हो गया इस टाइप का, कि हर जगह जगह क्लोट बन रहे हैं, फेफड़े में जाके क्लोट बन रहे हैं, दिमाग में जाके क्लोट बन रहे हैं, वैसे ही क्लोट हार्ट में बन रहे हैं। और उसी के रिगार्डिंग हमने मेडिसिन भी कुछ शुरू करी थी, कि जिसमें अपने डी डाइमर या कई ऐसे टेस्ट थे, वो टेस्ट का अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उनको परमानेंट ही पतले खून करने की दवाई पे रखा था। तो ये जो कोरोना जो वैक्सीन लगी थी, तो वैक्सीन के भी कुछ वैसे ही साइड इफेक्ट आए, और शुरू में ऑब्जर्व किया गया कि कुछ MI के, कुछ हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं। लेकिन अभी का टाइम देखें, कोरोना के जैसे 1.5-2 साल निकल गया है, तो अभी तो उसका इफेक्ट कोई नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर नगण्य इफेक्ट है। हार्ट अटैक से जुड़ी कोई उम्र की सीमा है? अभी देखने में आया है कि 20 से 30 साल तक की कम उम्र में भी हार्ट अटैक के बहुत सारे केस देखने को मिल रहे हैं अपने को। जनरली पहले हम सोचते थे कि जो यंग है उसको हार्ट अटैक नहीं होता है। यंग का मतलब 50 साल की उम्र से आप आर्बिट्री ले सकते हैं, बाकी अलग अलग डेफिनेशन है इस चीज़ की। और फीमेल्स के अंदर जैसे कहें तो जब तक उनका मासिक चलता रहता है, एस्ट्रोजन हाई रहता है, तब तक अटैक नहीं होते हैं। फीमेल में जनरली लेट हार्ट अटैक की रिस्क होती है। लेकिन आजकल अपना लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, खान पान ऐसा हो गया है, तो उसकी वजह से ही, और स्ट्रेसफुल लाइफ इतना हो गया है कि हर काम के लिए स्ट्रेस है, पढ़ रहा है तो वो भी बैठा बैठा है स्ट्रेस ले रहा है, उसकी वॉकिंग है, जॉगिंग है, वो फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं है। पहले आदमी खेत में काम करता रहता था, बारिश हो गई तो अच्छा है, नहीं होगी तो भी भगवान को कर लेता था कि भगवान तेरी जैसी मर्जी। मतलब आज का जो अपन टेंशन लेते हैं ना, उस तरह की टेंशन पहले का आदमी, पहले का अपना किसान नहीं लेता था, और परिस्थितियाँ और भी मतलब डिफिकल्ट थी। तो ये जो स्ट्रेस का लेवल है ना, मैं तो इसको सबसे बड़ा रीजन मानता हूँ हार्ट अटैक का। और इवन आजकल तो 20 साल का नौजवान है, वो भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ऐसे भी केस रिपोर्ट हो रखे हैं बहुत, कि 20-20 साल के लोगों में भी अटैक पड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन आप कहो कि 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, उसमें हार्ट अटैक हो गया क्या, तो उनमें हार्ट अटैक जनरली ये जो मैकेनिज्म है उससे नहीं होता है। उसमें तो कोई जन्मजात ही कोई बीमारी है, जन्मजात ही जो नस की कोई बनावट ही एबनॉर्मल है, तो उस वजह से होता है। जो कारण हम जो करेंगे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, ब्लड क्लॉट होने की वजह से है, या कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से है, ये जनरली नहीं होते हैं। ये 25-20 साल के लड़के से नीचे जनरली मैं नहीं मानता कि नहीं होता है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक से बचाव के लिए कौन कौन सी जांच और कब करवानी चाहिए अपने को? देखो, हमारे एम्स के जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि ऐसे ही इन जनरल सबकी जांच नहीं करनी है। उसके लिए आपको कोई रिस्क फैक्टर होना चाहिए। जैसे आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी बढ़ा हुआ रहता है, आप कोई स्मोकिंग करते हैं, या आपके जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है कि आपके पिताजी को, माताजी को हार्ट अटैक रहा है, तब आप क्या होता है कि आप थोड़े से हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं जी। तब आपको अपनी, अगर आपकी एज 35-40 है तो भी आपको एक बार कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवा लेना चाहिए। एक बार अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि आपको कोई ऐसा कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं बन रहा है, या आपको कोई सिम्टम तो नहीं है। एक मार्केट में चल गया है कि सिटी एनजीओ करवा लो, सिटी एनजीओ करवा लो। तो मैं उस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है और फिर भी आप उसकी अननेसेसरी जांचें करा रहे हो। अननेसेसरी जांचों से क्या है कि आप किसी भी पैनल से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, वो आपको इकोनॉमिकल जो बर्डन है या तो आप पे पड़ेगा या सरकार पे पड़ेगा। तो अननेसेसरी जांचों की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो डेफिनेटली आपको करवाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर की सलाह के अनुसार करवाना चाहिए। तो हाँ, तो दोस्तों, आज हम अपने ग्रामीण क्षेत्र रिंगस में 24 घंटे मरीजों की सेवा में समर्पित डॉक्टर रामलाल जी ओड़ा साहब से रूबरू होकर हृदय रोग से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और आगे भी हम विभिन्न रोगों से जुड़ी जानकारी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक पेज हेल्थ स्टार इंडिया को लाइक, फॉलो एवं शेयर करें, और यूट्यूब चैनल हेल्थ स्टार इंडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हृदय रोग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब द्वारा उपयुक्त सुझाव आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। और श्रीमान रामलाल जी ओड़ा साहब और आप सभी दर्शकों का हमारी ओर से धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। राम राम जी। राम राम जी डॉक्टर साहब।